रहा है तो उसके साथ कवि सम्मेलनों में बदलाव आया। और सबसे बड़ा बदलाव ये आया, हमारे ज़माने में जब हम कविता लिखना शुरू कर रहे थे तो कवि को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था घरों में। बाहर तो बड़ी इज्जत मिलती थी, बाहर बड़ी इज्जत मिलती थी, लेकिन घर में जो है एक बड़ी कहावत है कि एक किसान से किसी ने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं, बोले थे तो 4, एक कवि हो गया। उन्हें खारिज ही कर दिया आपने उसमें से। तो उसका कारण ये था कि कवि जो था उससे वो कोई आमदनी का जरिया कविता तब नहीं थी, तो इसलिए उसको ये समझा जाता था जो कवि हो गया वो गया काम से। हमारे पिताजी खुद कहते थे हमसे कि तुम कविता लिखते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम क्या स्टेशन पे ताली बेचोगे? तो हम चुप रह जाते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। और उस वक्त लतीफे भी कैसे चलते थे कि एक शादी होके आई तो उसने पत्नी ने कहा कि कविता मैं भी लिखती हूँ। तो अब वो उन्होंने कविता सुनाई तो उसने पूछा कि कविता कैसी लगी आपको? बोले कविता तो बहुत अच्छी लगी, पर ये घर कैसे चलेगा अगर हम दोनों कविता लिखेंगे? तो उस समय घरों में कवि सम्मेलन कविता की बहुत वो नहीं थी, लेकिन बाहर तब भी पैसा मिलता था, अब भी पैसा मिलता है, तब भी सम्मान मिलता था, अब भी सम्मान मिलता है, लेकिन अनुपात में गड़बड़ी हो गई है। तब सम्मान ज्यादा मिलता था, पैसा कम मिलता था, अब पैसा ज्यादा मिलता है, सम्मान कम। थोड़ा अंतर तब में और अब में ये है, पहले घरों में ठहराया जाता था और बच्चे खातिर करते थे। आज जो है होटलों में ठहराया जाता है और आपको ये मान लिया जाता है। तो मेरा एक शेर मुझे याद आता है कि गांव गए तो अपने पराए सब देते हैं प्यार हमें, होटल में ठहरा देते हैं शहर के रिश्तेदार हमें। तो होटल में ठहराना और प्यार देना अलग बात। मैं बहुत छोटा था, पहले दूसरा कवि सम्मेलन रहा होगा, बड़ा कवि सम्मेलन। मैं MA का स्टूडेंट था प्रीवियस का। तो दतिया में राजा साहब दतिया के यहाँ कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें शिशु जी, रंग जी, डॉक्टर आनंद और ऐसे बड़े बड़े कवि थे। सबसे छोटा कवि मैं ही था, लेकिन जो आदर हुआ है, जो सम्मान दिया है राजघराने के लोगों से मिला, वो शायद आज कहीं मिलने को नहीं है। हालांकि वो पैसे जो दिए थे वो न के बराबर थे। तो बस इतना ही तब में और अब में पहला तो अंतर ही है। जब हम बड़ों से बात करते हैं तो वाकई बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर भी आती हैं। बहुत बड़ा अंतर आपने बहुत अच्छे से सर बताया है। एक अंतर और है जी जी। तब कवि सम्मेलन कवियों की परीक्षा भी हुआ करती थी, आज कवियों की परीक्षा नहीं होती। जैसे तब समस्या दी जाती थी समस्या पूर्ति के लिए, हैं? जैसे आश कविता थी। अब ये बिटिया सामने हमारे बैठी है, ये उर्मिलेश जी जो थे वो आश कविता के और समस्या पूर्ति के अद्भुत कवि थे। उनसे भी उनके बड़े थे ब्रजेंद्र अवस्थी जी। तो एक ही बदायूं जैसे शहर में दो ऐसे कवि थे जो समस्या पूर्ति पे तत्काल इतनी बढ़िया कविता लिखते थे कि जिसका कोई जवाब नहीं था। और आज की तारीख में समस्या पूर्ति की खत्म हो गई, परीक्षा ही खत्म हो गई। हमारे यहाँ मैनपुरी में तो ऐसे कवि सम्मेलन होते थे कि मुझे याद है, बलराम श्रीवास्तव मैनपुरी के हैं, वहाँ से आप बताएंगे कि ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं क्या। एक वहाँ संता बसंता चौराहा था, तो संता बसंता चौराहे पर हर साल कवि सम्मेलन एक होता था। वो उस वक्त इतनी भीड़ भाड़ नहीं चलती, तो चौराहे में तो उसमें विषय दिया जाता था। विषय कैसे दिया जाता था? जैसे एक कवि सम्मेलन हमने उसमें अटेंड किया जिसमें विषय था परिचय। कवि अपना परिचय देता था। तो रंग जी ने कविता पढ़ी थी क्षण भर का परिचय, परिचय क्या, मिथिलाप स्वयं कब समझ सका, वीणा की तारों की लय क्या, ऐसा कुछ था क्षण भर का। और शिशु जी ने पढ़ी थी मत पूछो मैं कौन और क्या हूँ, क्या मैं अपने निर्जन वन की जनसंख्या हूँ। तो ऐसे फिर मैंने जैसे पढ़ा था कि दर्द दिल में आंख में लाया नमी हूँ, हो किसी से जो न हो पूरी किसी से वो कमी हूँ,
गीत देता हूँ जमाने को, कभी हूँ कभी मगर पीछे हूँ, पहले आदमी हूँ। और ये विषय तभी दिए जाते थे हाल के हाल, ये नहीं कि पहले से 3 महीने पहले से आपको बता दिए। आज ये विषय इस पर कविता पढ़े तो परीक्षा होती थी कवि की, आज वो परीक्षा बंद हो गई है। आज तो जो आप आए तो वो आप वैसा कुछ नहीं। तब एक और फर्क था कि कविता तब मनोरंजन के लिए नहीं सुनी जाती थी, कविता तब दिशा परिवर्तन के लिए सुनी जाती थी, और दिशा परिवर्तन होती थी। कहते हैं कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पे हमला किया और जब कत्ल कर दिया तो एक शायर था जो वहाँ का वजीर था, उसने एक कविता लिख के दी जिसमें लिखा कि अब हे राजा तेरी तलवार से सारे लोग मर चुके हैं, अब अगर तू और मारना चाहता है तो मरो को जिंदा कर। उसकी समझ में आ गया कि मरो को हम जिंदा नहीं कर सकते, और दिशा बदल गई और नादिर शाह ने कत्लेआम बंद कर दिया। बहुत मशहूर कहानी है कि राजा जयसिंह के यहाँ थे, तो जयसिंह की शादी हुई तो वो कई दिन तक दरबार में नहीं आए, तो बिहारी ने एक दोहा लिख के भेज दिया, नए पराग नए मधुर मधुर नए विकास है काल, कली अली से ही विदेव आगे कौन हवाल। तो राजा जयसिंह न केवल आए बाहर निकल के, बल्कि एक अशर्फी सोने की इस कविता के लिए उन्हें दी। ये जो हमारे, तो उस वक्त कविता एक सीख का विषय था, आज कविता मनोरंजन का विषय ज्यादा है, सीख का है लेकिन कम है। बहुत ही सुंदर बात विष्णु सर, ये बड़ी बात थी, एक बड़ा अंतर था। ऐसी कौन सी समानता है जो तब भी एग्जिस्ट करती थी कवि सम्मेलन मंचों पर और आज भी हूबहू वैसे ही है? क्या बात है, क्या सवाल है भैया। कहते हैं जमाने का अंतर होता है तो समानता कोई ऐसी होगी। देखिए, ये सत्र अगर सिर्फ उदय दादा के लिए ही होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज ऐसा मौका मिलेगा नहीं कि हम उनके अनुभव सुनते। उन्होंने बहुत युग देखा है, बहुत दिनों से इस कवि सम्मेलन के मंच पे हैं, 94 ईयर्स हो गए ना। हाँ, जो व्यक्ति 94 साल से मंचों की दुनिया में हों और उनके अनुभव से हम लाभ लेते तो कितना अच्छा रहता। अब क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं उनका सोचने का दायरा, बोलने का दायरा बहुत बड़ा होता है, फलक बहुत बड़ा होता है। अब दादा ने जो बातें कही है उनमें बहुत सारे प्रश्न जो प्रवीण ने तैयार किए होंगे, उनके तो कई प्रश्नों के तो उत्तर दे चुके होंगे वो। जी बिल्कुल, मैं वही शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, ये किसका हो गया। तो मुझे लग रहा था कि प्रवीण कुछ देर बाद निरुत्तर हो जाएंगे, फिर कहेंगे आप बोलते रहो आपस में। मैं चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक ऐसा मैं कविता के संधि काल का व्यक्ति हूँ। मैंने दादा के साथ भी कविता पढ़ी है, और जो मेरे जूनियर आ रहे हैं उनके साथ भी कविता पढ़ रहा हूँ। मैंने डॉक्टर उर्मिला जी के साथ भी कविता पढ़ी, सोन रूपा के साथ भी कविता पढ़ रहा हूँ। तो बहुत 2 युग देखे हैं मैंने, और उन दोनों युगों में बड़ा भारी अंतर मिला है। एक तो अंतर ये है, दादा ने भी महसूस किया होगा, हालांकि दादा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कि जो सोशल मीडिया की कोख से जो उत्पन्न होकर जो पोइट आए और जो सिस्टम से आते थे, पहले सिस्टम एक पहले होता था कि भाई एक बड़े कवि की मेकिंग जर्नी होती हाँ, थी। बड़े कवि के पास बैठिए, उनसे कविता के गुर सीखिए, उनका आदर भाव करिए, जूतियां उठाइए उनकी, जो वो परंपरा खत्म हुई, जो डायरेक्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया से, एक रात में पॉपुलर हो गए वो। तो जो सिस्टम से कवि आएगा, उस कवि के अंदर एक सम्मान का भाव होगा अपने बड़ों के प्रति, और जो सिस्टम से कवि नहीं आया है वो क्यों रखेगा, उसके वो क्यों कहेगा कि मुझे मेरा उदय दादा पे कोई वो है, उन्होंने कौन सा मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे तो फेसबुक लेके आया है, मुझे तो इंस्टाग्राम लेके आया है, तो क्यों आदर करेगा। जो हम लोग पहले जो बड़े कवि होते थे उनकी बीच की कुर्सी खाली रखते थे और हम कोने में जाके बैठते थे जूनियर पोएट। जगह स्थान से मेरा मतलब है, बीच का स्थान बड़े कवियों के लिए होता था और जो छोटे कवि होते थे इर्द गिर्द बैठते थे। आज जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों से,
उधर दादा बैठेंगे, आएंगे, उधर बैठ जाएंगे। वो सबसे पहले बीच में आके बैठता है, क्योंकि उसको कैमरे की सामने रहना है, इधर उधर कैमरा जाएगा नहीं। तो ये सब चीजें जो है बहुत अंतर आया है, ये सबसे बड़ा अंतर है। एक जो बड़ा अंतर है वो ये है कि इस सोशल मीडिया ने और इस मोबाइल ने हमारा बहुत नुकसान किया है। मोबाइल ने इस तरह से नुकसान किया है कि हम पूरे समय मैं तो आपके जवाब में ही उलझ गया हूं ना, जैसे ये भटकेगा ना, मैं भी भटक गया। ये तो आपका क्योंकि जो कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा करो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। आपसे सवाल ये दादा हुआ है कि क्या चीज तब भी थी और क्या चीज अब भी है जो खत्म नहीं हुई है? जी, समानता तो मुझे कुछ नहीं लगती, सब कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। जो पुराने लोग हैं वो आज की जो सिस्टम चल रहा है उससे देख के दुखी है। तो ये जो मुझ जैसा व्यक्ति दुखी है तो ये लोग क्यों नहीं दुखी होंगे? सर, ये जो असमानता का दौर है, क्या ये आपको चिंतित करता है? बिल्कुल चिंतित करता है। अगर यही दौर चला तो आगे आने वाले 10 साल में कभी समय खत्म हो जाएगा। आपने बात करी अभी क्विक मेड कवियों की, जो तुरंत रातों रात काइंड ऑफ बिना किसी जर्नी के, बिना किसी मेहनत के क्विक मेड कवि हो जाते हैं, क्विक मेड सिलिप समझने लग जाते हैं। और आप लोगों की जर्नी रही है, एक मेकिंग जर्नी रही है। आपने गुरु शिष्य परंपरा का भी जिक्र किया। तो आने वाले कुछ दशक में ये परंपरा, क्या इसमें कुछ सुधार की संभावना आपको नजर आती है, या ये परंपरा और दूषित होती जाएगी? सुधार की परंपरा तो तब आएगी ना जब हम में कहने की हिम्मत होगी। जो सीनियर पोइट हैं वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जूनियर से कि तुम गलती कर रहे हो। कहने की हिम्मत के साथ साथ मानने की हिम्मत भी तो जरूरी होती है। मानेंगे, हिम्मत होनी चाहिए। डॉक्टर शिवम अंबर जैसी हिम्मत होनी चाहिए। डॉक्टर शिवम अंबर परवाह नहीं करते। मैंने इटावा में इस बार के मंच को देखा, एक कवि जिसने थोड़ा सा वल्गर पढ़ दिया, और जो संयोजक थे वो बार बार आते थे कि विष्णु सक्सेना को पढ़ा दीजिए, हमारे अध्यक्ष वो चीफ गेस्ट चले जाएंगे, विनीत चौहान को पढ़ा दीजिए, चीफ गेस्ट चले जाएंगे। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं विष्णु जी की बात का समर्थन करता हूँ। तब एक बात हुआ करती थी कि एक बार भिंड के कवि सम्मेलन में किसी कवि ने भारत भूषण जी की कविता पढ़ना शुरू कर दिया, तो सोम जी एकदम उठ के खड़े हुए, बोले बैठ जाओ, ये तुम्हारी कविता नहीं है, तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। और वहां पर पूरी जनता ने उनका साथ दिया। आज ये हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन हो सकता है मैंने कई लोगों को देखा है दूसरों को कविता पढ़, मेरी कविता पढ़ देते हैं मेरे सामने। नहीं तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल तत्काल का बता रहा हूँ, एक महीने पहले का। इटावा में जब उसने वल्गर कविता पढ़ी और हल्की सी थी, अंबर जी खड़े हो गए। मैंने उनको कई बार इस तरह से देखा है, वो बर्दाश्त नहीं करते अमर्यादित आचरण मंच पर, और वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये मंच जो है हमारा मंदिर है, और इस मंदिर में हम पूजा करने आते हैं। मैं किसी को इस मंदिर में जूते पहन के नहीं आने दूंगा। मैं संयोजक महोदय से भी अनुरोध करता हूं और साफ साफ लफ्जों में कहता हूं कि मुझे मत बुलाइए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कवि सम्मेलनों की। मेरा दौर पूरा हो चुका है, मैंने सब कुछ देख लिया है। अगर आपको विष्णु सक्सेना या विनीत चौहान को ही सुनना था तो 15 कवि क्यों बुलाए आपने? उन्होंने संयोजक को भी डांटा। तो ऐसे व्यक्ति अगर मंच पे होंगे तो ये सारी चीजें सुधर भी सकती हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे वरिष्ठ कवियों में हिम्मत नहीं है बोलने की। उसका एक कारण यह है कि सबको कवि सम्मेलन चाहिए। उसको मालूम है कि जूनियर के पास 5 कवि सम्मेलन 1 साल के, अगर मैंने इसको डांट दिया, उसकी बदतमीजी को डांट दिया, तो 5 कवि सम्मेलन मुझे बुलाएगा भी नहीं। तो वो लालच जो है वो हमारी जबान पे ताले लगाता है। जिसके अंदर लालच नहीं है, बोलने की प्रखरता है, वो बोलेगा और ये सब सुधर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुधरने की का जो संभावना है हर वक्त रहती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सुधर नहीं सकता, सब कुछ सुधर सकता है, हिम्मत होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हो कि जो शासन चल रहा है, पहले लूट चोरी डकैती खूब होती थी, अब कहाँ होती है?
एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं मंचों को सुधार दूंगा, तो जरूर सुधरेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मंच के सुधार हेतु जितना अब के कवियों को तत्पर होना है, उससे ज्यादा या उतना ही कहीं ना कहीं तब के कवियों को भी तत्पर होना चाहिए। वरिष्ठ कवियों की बहुत जिम्मेदारी है अपने जूनियर्स को सुधारने के लिए। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सुधार दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे जूनियर्स बहुत खराब आ रहे हैं, बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन जहाँ गलती हो रही है वहाँ ठीक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। बलराम सर, हम लोग जब कवि सम्मेलन में तब की बात आपकी बात कर रहे हैं, तो कवि सम्मेलन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपीयरेंस का, आपके प्रेजेंस का, आपके प्रदर्शन का भी। कहीं ना कहीं आप जिस ढंग से कविता पढ़ते हैं, तो तब और अब में जो अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं, वो आपके दृष्टिकोण से सकारात्मक पहलू है या नकारात्मक पहलू है? देखिए, तब और अब में जो प्रस्तुतिकरण वाला जो आप बात कह रहे हैं प्रस्तुतिकरण की, उस समय प्रस्तुतिकरण बड़ा सात्विक होता था। हमें अपने प्रस्तुतिकरण में कोई बनावटीपन नहीं डालना पड़ता था और बड़ी सरल सपाट बयानी में अपनी बात को कह देते थे और श्रोताओं के बीच में सीधे सीधे संप्रेषित होती थी। हम कविताओं के बीच में अनावश्यक वार्तालाप नहीं करते थे। अपनी कविता को जमाने के लिए उसके पक्ष में बहुत सारे उदाहरण या बीच बीच में, जिसको पंच शब्द ये बहुत बाद में आया है, ये पहले पंच और टंच ये शब्द नहीं होते थे। अब लोग कहते हैं कि इसमें पंच डालो, अब ये ऐसे करो, ये सेंटेंस का, ये कविता की पंक्ति है तो इसके साथ में आप गद्य में ये बोलो तो ज्यादा जमेगी। इस तरह के प्रदर्शन नहीं होते थे, सीधी सीधी कविता होती थी और स्लो मीटर की जो कविताएं थी, जो गीत थे, वो बहुत पसंद किए जाते थे। नाग फनी आंचल में बांध सको तो आना, धागों में थे गुलाब हमारे पास नहीं। क्या बात। हम तो ठहरे निपट अभागे, आधे सोए आधे जागे, थोड़े सुख के लिए उम्र भर मारे फिरे भीड़ के आगे। कहाँ कहाँ हम कितनी बार हुए अपमानित, इसका सही हिसाब हमारे पास नहीं। नाग फनी आंचल में बांध सको तो आना, धागों में थे गुलाब हमारे पास नहीं। किशन सरोज जी जैसे गीतकार खूब प्रेम से सुना जाता था। मेरे देखते देखते एक ऐसा दौर आया जब वो भीड़ से नीड़ के कवि हुए। हमने उनको गोष्ठियों में सुनना शुरू किया, लेकिन भीड़ से उनको अलग किया। ये हमारा कविता के प्रति उतारपन है। हम नीचे आए हैं, हमें आगे जाना था। सबसे ज्यादा जो कष्ट झेलना पड़ा है वो गीत विधा के प्रति है। मैं बधाई देता हूं अपने आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को, उन्हें प्रणाम करता हूं। ये पीढ़ी क्रम से बैठी हुई है, जिस तरह से बिठाया गया है। आपके बाद की पीढ़ी में मैं आता हूं। एक बीच में पीढ़ी और मान लीजिएगा, हमारे राजेंद्र राजन जी, वो आपसे वरिष्ठ कवि थे और उदय दा के जमाने में, मैं उस समय, मेरा तो जन्म ही 1971 में हुआ, बहुत बाद में पैदा हुआ, मुझे वो अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन आपको सुनने का बहुत सौभाग्य मिला। आपके माध्यम से हमारे जनपद में बहुत बड़े बड़े कवि आए और एक अच्छी कविता क्या होती है, उसको कैसे सुना जाना चाहिए, कैसा सराहा जाना चाहिए। आज हम गोष्ठियों में जाने से कतराते हैं। गोष्ठियों का क्रम बंद हो गया। पहले हर शहर में साहित्यिक संस्थाएं गोष्ठियां करती थी और गोष्ठी में उसकी समीक्षा हो जाती थी कविता की, कि ये कविता मंच पर पढ़ने लायक है या ये कविता मंच पर पढ़ने लायक नहीं है। जो कमियां थी उनको माना जाता था, स्वीकार होती थी कि हाँ ये कमी है। लेकिन आज की पीढ़ी कविता में कमी को स्वीकार करना पसंद नहीं करती है। उसको सिर्फ वाह वाह बोलना है, नहीं बहुत अच्छे हो। और अगर आप वाह वाह बोलते रहोगे तो आपको कवि सम्मेलन मिलते रहेंगे, और जहां आपने विरोध शुरू किया कि ये सही नहीं है, तो आपकी कविता की यात्रा में गिरावट होना तय है। बहुत सुंदर। गीतों के तेवर में फर्क आया। आज हम फास्ट मीटर के गीतों को पढ़ते हैं, जैसे डेकाडोन के इंजेक्शन की तरीके से। हमारा पहले जो काव्य होता था वो आयुर्वेद की तरीके से होता था, और आज का काव्य हमारा एलोपैथ की तरीके से है। वो आयुर्वेद आपके संस्कारों को ऐसे रूपित करता था कि कहीं कोई दूसरी बीमारी आपके अंदर जनित हो ही नहीं सकती थी।
और आज की कविताएं आपके पास कुछ समय के लिए हैं और उसके घर जाते जाते आप याद नहीं रख कर पाएंगे कि हमने क्या सुना आज मंच से, कुछ रचनाकारों को छोड़कर। तो ये अंतर आया है तब में और अब में। ड्रेस कोड में अंतर आया है। पहले कौन क्या पहन रहा है इससे मतलब नहीं होता था, क्या पढ़ रहा है इससे मतलब होता था। आज आप क्या पहन के जा रहे हैं, किस ब्रांड का पहने हुए हैं, कैसे कलर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, इन चीजों का भी लोगों को ध्यान रखना पड़ रहा है। ये अच्छा नहीं है। हम कविता की तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संधि, देखिए मैं संधि काल का कवि हूँ, बीच का, तो ये युग परिवर्तन है। इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आज भी अगर कोई कवि थैला लटका के और मैली सी धोती पहन के मंच पे आ जाएगा तो शायद वो नहीं सुना जाएगा। व्यक्तित्व का भी बहुत ध्यान रखना भी चाहिए। और इसके बड़े नंबर होते हैं, क्योंकि सब चीज़ बदल गई है। अब जैसे इन्होंने कहा कि पहले कितनी किशन सरोज जी जैसे लोगों को सुनते थे, उनका एक अलग श्रोता वर्ग था। आज वो कविताएं नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। मैगजीन्स खत्म हो गई। हम 12 घंटे में 8 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं रीलें देखने में, तो पढ़ेंगे कब? तो जब पढ़ना कम हो गया तो हम अच्छा लिखेंगे कब? जब हम अच्छा लिखेंगे नहीं तो हम अच्छा सुनाएंगे कैसे? जब हम सुनाएंगे नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे? मेरे पिताजी जब कवि सम्मेलन होता था साल में एक बार नुमाइश में, तो इसलिए ले जाते थे कि चल आज तुझे कवि सम्मेलन सुनाने ले चलता हूँ, आज कुछ सीखेगा तू वहाँ जाके। अब कोई पिता इस उद्देश्य से अपने बेटे को नहीं ले जाता कि तुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और वहाँ सीखने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 या 3 संवाद हैं, रिसाइकल किए हुए चुटकुले हैं, गीतों को वो तरजीह नहीं है। तो वो अंतर जो है ना, अब जो जैसा है उसको, उस अंतर को स्वीकारना तो पड़ेगा आपको। जो युग परिवर्तन है, हम पुराने युग की बातें नहीं कर सकते। हमें जो आने वाला युग, इसी युग में जीना है, उस युग में नहीं जी सकते। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। हम कविताओं के बदलाव की बात कर रहे हैं, कंटेंट के बदलाव की बात कर रहे हैं। तो एक बदलाव हमें ये भी देखने को मिला है, ये फिर ये चुंबन मिले ना मिले, यहाँ से लेकर थाल पूजा का लेकर चले आइए। तो ये जो बदलाव है, ये कविता का इवॉल्यूशन है या विष्णु सक्सेना का ये बदलाव है? ये मेरा बदलाव। मैंने ये कहूं कि लॉलीपॉप खिला के फिर उसको अमृत पिलाया। बड़ी देर तक लॉलीपॉप चटाया। मैं उस युग में आया, उस वक्त आया जब गीत कोने में बैठा हुआ था। नीरज जी अपनी पारी खेल चुके थे, सोम जी अपनी पारी खेल चुके थे, कुंवर जी अपनी पारी खेल चुके थे। उस समय वीर रस और हास्य रस प्रधान था, काका जी के कारण और हरिओम पवार के कारण, बैरागी जी के कारण। उन्हीं 2 कवियों को, उन्हीं 2 रसों को सुना जाता था, गीत को बिल्कुल नहीं सुना जाता था। और जब मैं मंच पर आया तो मुझे भी काफी लोगों ने रोका, क्योंकि क्यों सरबाज लेके हाथ में घूम रहा है। कोई नहीं पूछेगा, भूखों मर जाएगा। ये उस व्यक्ति ने कहा, विश्वेश्वर शर्मा, पंडित विश्वेश्वर शर्मा जो बहुत अच्छे गीतकार थे, ये बात उन्होंने कही मुझसे कि देख, जब मैं गीत लिखता था मेरे घर पे रोटियां नहीं थी, जिस दिन से पैरोडी लिखना शुरू किया है आज मैं अच्छा फल फूल रहा हूं, इसलिए गीत छोड़ दे। ये बात है अहमदनगर की। उस वक्त शिवो मोहम्मद जी उस मंच पर भी थे और उन्होंने पंडित विश्वेश्वर शर्मा को जवाब दिया। कई मामले में अंबर जी को मैं बहुत फॉलो करता हूं और उनकी कुछ आदतें मेरे अंदर आई है। उन्होंने उसी समय जवाब दिया, पंडित जी आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जरूरी नहीं है आप गोबर खा रहे हैं तो विष्णु भी गोबर खाएगा। बहुत अच्छा। तो उन्होंने चिंता नहीं की कि पंडित जी बुरा मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने मंच के प्रति कहा कि गीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और धीरे धीरे क्या कि मैं उस समय जब आया तो मैं एक नया फ्लेवर लेके आया था। मैं पुराने वाले गीतकारों का फ्लेवर नहीं था मेरे पास, मैं स्लो नहीं था,
मैं थोड़ा सा फास्ट था और मैं सरलता लेके आया था। ये बात सीखी थी मैंने नीरज जी से। नीरज जी ने बहुत सरल लिखा, मैं उससे भी ज़्यादा सरल हुआ, क्योंकि जिन लोगों का पठन पाठन बंद हो गया है उनके सामने आप ज्ञान की बातें करेंगे या बहुत कठिन शब्दों की बातें करेंगे तो आपको नकार देंगे। तो मैं बहुत आम बोलचाल की भाषा में मैंने कविताएं लिखी उस वक्त। तो मैं और स्वर अच्छी कपड़े पहना के मैंने उस कविता को सामने रखा, अच्छी सुगंध थी और इसमें डॉक्टर उर्मिला जी का नो डाउट मुझे कोई संकोच नहीं है, उनका बड़ा योगदान रहा मुझको आगे बढ़ाने में। चित्तौड़ में मुझे मिले थे पहली बार। एक वो था कि वो चलो ये हमारे इलाके का है, सिकंदरा राव का है, इसको साथ लेके चलते हैं। तो उन्होंने मुझे कई जगह इंट्रोड्यूस भी किया। तो वो जानते थे कि गीत को अगर आगे नहीं बढ़ाया तो ये कवि सम्मेलन संकट में आ जाएंगे, क्योंकि वीर रस का प्रभाव और हास्य रस का प्रभाव थोड़ी देर के लिए होता है। वीर रस तात्कालिक विषयों पर लिखा जाता है और हास्य रस बहुत जल्दी खत्म हो जाता। ये आप एक चुटकुला सुना दी, थोड़ी देर हंस लेंगे, बाहर जाके आपको पता भी नहीं रहेगा कि सर्वेश अस्थाना ने कौन सा चुटकुला सुनाया था। इसीलिए ये हास्य के भी इन दिनों फल फूल रहे हैं। इसलिए फल फूल रहे हैं कि एक ही चुटकुला 15 के भी पढ़ रहे हैं और सबको सुन रही है जनता। इनकी पे भी ताली बजा रही है, उनके पे भी ताली बजा रही है। मेरा एक चुटकुला क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं रहता। कोई एक चुटकुला, मेरा एक चुटकुला जो मेरा चुटकुला हो। तुम एक प्रतीक थे। नाम व्यक्तिगत रूप से मत ले जाइए, क्योंकि यहाँ हाथ के भी कोई और है नहीं, मैं तुम्हारे उदाहरण दे सकता, इसलिए मैंने तुमको सब्जेक्ट बनाया और माफी चाहता हूँ अगर कोई बात लगी हो तो। लेकिन एक तो उस समय मुझे थोड़े से हल्के गीत लाने पड़े। उसके बाद फिर धीरे धीरे लगा कि अब गीत का चस्का लग गया है, तब फिर मैं थोड़े से अच्छे गीत लेकर आ रहे और जनता ने उसी हिसाब से उसी तरीके से मुझे स्वीकार किया। और फिर ये हालत हुई कि जो मंच पे एक गीतकार होता था 12 कवियों में, फिर ये हालत हो गई देखते देखते अब 8 गीतकार होते हैं मंच पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई गीतों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ मैंने गीतों को सुनने लायक बना दिया उस वक्त। सर आपने स्थापन की बात करी, तो जैसे आप बताने कि स्थापन के लिए ऐसा हुआ, ये परिवर्तन आया आपका, विष्णु सक्सेना का ही परिवर्तन था, तो इस हिसाब से जो तथाकथित उद्दंड आज के कवि हैं मंच में, तो शायद ये भी स्थापन के लिए हो, वो कहीं ना कहीं बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी स्थापित कवि सम्मेलन को मोबाइल के थ्रू, रील्स के थ्रू व्यापक दृष्टिकोण से पहुंचा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्थापन का पार्ट हो जिसको हम है की दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, उनका अपना सोचना है, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं मानता। जी सर। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने शुरू से किया है कि ज़माना बदलता रहता है। हास्य रस का अपना एक बड़ा महत्व है एक ज़माने में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस ज़माने में आदमी के पास इतना स्ट्रेस नहीं होता था पहले ज़माने में, जो कब समय में सुनने आते थे तो दिन भर सोते थे, और अब जो थका मादा ऑफिस से आता है वो मनोरंजन के लिए आता है, तो वो थोड़ी देर बड़ा खुश हो जाता है। वो जो आता है वो दफ्तर से आया, वो कब से सुनता है और वो चाहता है कि थोड़ा उसका मनोरंजन भी हो, थोड़ा उसको जैसे ह्यूमन रिसोर्स होता है तो एक तरह का उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। एक तो ये बात है, लेकिन जो मैं बड़ा खुश इस बात से हूँ कि आज विष्णु सक्सेना ने और बलराम श्रीवास्तव दोनों ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिए हैं। और मैं एक बलराम श्रीवास्तव ने एक बात कही, उसमें एक और जोड़ना चाहता हूँ कि पहले इस्लाह की परंपरा थी उर्दू में, और हिंदी में भी ये थी कि बड़े कवियों से सीखा जाता था। जैसे शिशु जी ने मुझे छंद लिखना सिखाया, तो वो छंद में कहते थे कि विषय के अनुसार शब्दों की शब्दावली भी बदली जाती है। और एक जगह जाने मैंने क्या धरती प्रयोग किया कि धरा प्रयोग किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसे वसुधा कर लो, क्योंकि वो रत्न की बात कर रहे हैं तो वसुधा उसे कहते हैं जो रत्न पैदा करती है, उस जमीन को कहते हैं। तो ये भी सिखाया जाता है। आज किसी को आप ये कह दीजिए छोटा कभी बड़ा बुरा माना जाएगा। तो ये सलाह की जो विष्णु सक्सेना ने कही उन्होंने भी कही, ये भाई। दूसरी बात एक और बता दें कि कब सम्मेलन सुनने वालों में भी ये आप टेलीफोन करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा।
क्योंकि आप सुन लीजिए पूरी बात, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। एक कवि सम्मेलन हो रहा था इटावा में, और इटावा में कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे मुलायम सिंह, और एक कवि ने अटल जी का नाम कोई वैसे नहीं लिया था, सिर्फ ये कह दिया और अटल से मैंने ये कहा या अटल ने ऐसा किया। तो मुलायम सिंह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कम से कम अटल जी जैसे बड़े आदमी का नाम सम्मान से लिया करो। आज कौन सा अध्यक्ष है? पहले तो ये है कि मुलायम सिंह और अटल दो अलग अलग पार्टियों के थे और एक दूसरे के विपरीत माने जाते थे, लेकिन तब वो सम्मान करते थे तो वो कवियों को भी सिखाते थे सम्मान करना, और वो दोनों बड़े कवि थे। उसमें कुमार विश्वास भी थे, और जिन्होंने ये किया था उनका नाम मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बाद में पूछोगे तो बता दूंगा। लेकिन मुलायम वो विनीत चौहान थे, और मुलायम सिंह जी ने बड़े प्यार से समझाया उन्हें कि देखो ऐसा नहीं करते, इतने बड़े आदमी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। लेकिन कोई ऐसी उसमें कटुता नहीं पैदा हुई। मैं उस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, मैंने भी कहा कि तुमने अपने जिस अंदाज में कहा था वो बात कवि की थी, लेकिन इन्होंने कहा वो तो ये पहले, आज कोई कवि बर्दाश्त कर लेगा ऐसे, और आज कोई नेता ऐसे कह देगा? एक तो पहले तो ये। दूसरी बात, बहुत बढ़िया बात कही विष्णु जी ने, ये ड्रेस वाली। मैं शुकाबाद में एक पोलिट क्लब बड़ा कवि होता है, बड़ा का सम्मेलन होता है पोलिट क्लब का। तो वो पोलिट क्लब के कवि सम्मेलन के लिए जो वो संयोजक थे उनका नाम था के बंसल। वो मेरे पास आए, कहने लगे कि दादा हमें कुछ नाम बता दो, हम छोटा सा एक कवि सम्मेलन करना चाहते हैं। ये आप जानते होंगे। तो मैंने कहा कि लाखन सिंह भदौरिया को बुला दो। तो उन्होंने कहा कि अरे वो जमते नहीं है। अब जमते तो नहीं इसलिए नहीं, अभी जो विष्णु सक्सेना जी ने कहा ये बहुत बढ़िया बोल रहे थे, तो मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि वो जमते इसलिए नहीं थे, वो थैला डाले रहते थे और धोती पहनते थे और मटमैली थी और कुर्ता खद्दर का, और दाढ़ी बड़ी हुई है तो इस बात की परवाह नहीं करते थे कभी कि हमें कभी सम्मेलन में जाना। आदम गोल्ड भी ऐसे ही रहते थे, लेकिन कितना बड़ा कवि थे। और लाखन सिंह भदौरिया आज भी मैं ये कहता हूँ उन जैसे छंद न मैं लिख सकता हूँ और न कोई और लिख सकता है। उनका एक तो हुआ क्या, वो सुन लीजिए पहले कि मैंने जब, मुझे बहुत बुरा लगा, के बंसल मेरे छोटे भाई की तरह से थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे, तो मैंने कहा फिर तुम्हारी मर्जी है, जिसे चाहो उसे बुलाओ। बोले आप जरूर आएंगे? मैंने कहा मैं तो आऊंगा ही। तो मैं गया तब सम्मेलन में, और मैंने ये किया कि पहले 4 मुक्तक लाखन सिंह भदौरिया के सुना दिए, बड़ी तालियां और गड़गड़ 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 सब पूरी सम्मेलन।